हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटी एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने जस्ट पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है। तो पोल्यूशन जो है हमारे इन्वायरमेंट में कैसे इसको इन्वायरमेंट की क्वालिटी डिग्रेड कर रहा है। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिसके बिना लाइफ के हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते हैं, लाइक जैसे वाटर और एयर है। तो एयर की क्वालिटी हम लोग मेजरमेंट करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स से। अब वाटर की क्वालिटी हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अलावा जो है वाटर अगर पोल्यूटेड हो जाती है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, तो फर्स्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है ऑक्सीजन। तो वाटर के में जितना भी अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसको हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन को मेजर करते हैं ताकि हम जान सकें कि वाटर कितना पोल्यूटेड है और कितना प्योर है। एक्चुअली जो वाटर है उसमें H2O, जैसे कि पता होगा कि वाटर को हम लोग H2O से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो H2 एटम में बॉन्डेड होता है। इसके अलावा फ्री ऑक्सीजन भी वाटर में डिजॉल्व होता है, जिसका इस्तेमाल वहाँ में उसमें वाटर में रहने वाले जो स्पीसीज है, एक्वेटिक एनिमल्स है, वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वाटर में। ठीक है, तो अगर किसी तरह का ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, ऑर्गेनिक मैटर आप वाटर में फेंक देते हैं या पे किसी तरह से वो वाटर में पहुंच जाता है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज होता है वहाँ पे बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं उसके थ्रू। तो ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से जो वाटर में ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो अगर किसी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं उसमें किसी न किसी तरह का पोल्यूटेंट है, वो वाटर पोल्यूटेड है। और इसकी वजह से जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है उसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स के जो एडल्ट हैं या फिर जो जुवेनाइल्स हैं, मतलब बच्चे हैं, वो या फिर उसकी ग्रोथ में भी रिडक्शन होता है, उनके एग्स या लार्वा में फेलियर होता है और उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है वाटर बॉडी में। तो ये एक पैरामीटर है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट क्वालिटी है आपकी टेम्परेचर। नॉर्मली जो टेम्परेचर है वो शो ये करता है कि वाटर में आपका किस तरह की केमिस्ट्री है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहे हैं। अगर इसमें जो है जो वाटर में किसी तरह की प्रोसेस चल रही है, किसी तरह का मेटाबॉलिज्म चल रहा है, किसी तरह का मतलब कि डिकम्पोजिशन चल रहा है, तो जिसकी वजह से जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। तो अगर इसमें कोई वाटर में कोई तरह के पोल्यूटेंट हैं तो उसमें किसी तरह की मेटाबॉलिज्म हो रही है तो जिसकी वजह से वाटर के जो है टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ आपका पोल्यूटेंट है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से आपका वाटर टेम्परेचर किसी वाटर बॉडी में ज़्यादा है इसका मतलब कि वो वाटर पोल्यूटेड है। और उसके अलावा वाटर में के टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये जो है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो है क्वांटिटी कम होती है, जो है फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है, जो एल्गी वहाँ पे या फिर प्लांट्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म रेट भी चेंज में मतलब उसमें इफेक्ट आता है, उनकी ऑक्सीजन का सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है वो मतलब वाटर बॉडीज में रहने वाले एनिमल्स का। तो एक तरह से ये भी टेम्परेचर एक वाटर क्वालिटी पैरामीटर है। नेक्स्ट बात कर ले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो वाटर है, वाटर में आपको पता होगा कि अगर वाटर पूरी तरह से प्योर है मतलब कि वो डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर मतलब जो हम लोग अगर वाटर को आप गर्म करेंगे उसका वेपर को कहीं और जाकर कंडेंस करेंगे तो उसमें किसी तरह का कोई भी अलग से सॉलिड डिजॉल्व नहीं होगा, प्योर वाटर होगा। तो प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें किसी तरह का कोई सॉलिड डिजॉल्व होता है, किसी तरह के सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो कोई किसी तरह का सॉल्ट अगर वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो आयरन में टूट जाते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी का वो कंडक्शन करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो हायर है तो आप बोल सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा उसमें सॉलिड डिजॉल्व है। तो इससे वाटर की कंडक्टिविटी से हम लोग चेक कर सकते हैं कि वाटर कोई भी कितना पोल्यूटेड है। तो ये भी एक इनडायरेक्ट
क्वालिटी पैरामीटर है जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि ग्राउंड वाटर या फिर कहीं एग्रीकल्चर फील्ड से बह के आ रहा है, म्यूनसिपल वेस्ट वाटर है, एक तो ये चेक कर सकते हैं कि कितना उसमें पोल्यूशन है। और जितना भी आपका वेस्ट वाटर होता है जो घर से निकल के कचरा या गंदा वाटर या वेस्ट वाटर जो है जाता है बाहर की तरफ, तो उसमें इस तरह के जो है सॉल्ट बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो अगर कहीं पे आपका वाटर में कहीं सीवेज लाइन है, पाइपलाइन है, कहीं लीक होती है, तो वहाँ से जो आसपास की जो पानी है वो वाटर में आपके इस तरह की कंडक्टिविटी या सैलिनिटी बढ़ जाती है। का मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो चेक करना पड़ेगा। तो वाटर की क्वालिटी चेक करने का एक तरीका ये भी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो डिजॉल्व सॉलिड मतलब कि वाटर में जो कुछ सॉलिड आपके डिजॉल्व हैं, तो डिजॉल्व है मतलब कि घुले हुए हैं, तो वो आपके बेनिफिट के लिए भी हो सकते हैं और कुछ मतलब नुकसान भी कर सकते हैं, कुछ आपको डैमेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी सॉलिड जो है वाटर में डिजॉल्व है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप उसका क्वांटिटी निकालें कि आपके 1 लीटर में टोटल कितने डिजॉल्व सॉलिड है आपके हैं, कितने मिलीग्राम में हैं, तो उससे हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि आपका कितना वाटर पोल्यूटेड है। जितना ज़्यादा उसमें सॉलिड आएंगे, मतलब डस्ट से लेकर आपके कुछ केमिकल या फिर कुछ तरह के सॉल्ट डिजॉल्व होंगे, तो सारा जो सॉलिड होगा उसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो ये भी एक पैरामीटर है वाटर क्वालिटी का। नेक्स्ट है एक वाटर हार्डनेस। एक्चुअली जो वाटर में अगर किसी तरह से फेरस या मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह के आयंस या किस तरह के मतलब सॉल्ट डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इस तरह के वाटर को अगर आप सोप के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा फोम क्रिएट नहीं करता है, झाग नहीं देता है। तो इस तरह के वाटर को हम लोग बोलते हैं हार्ड वाटर। और ये इस तरह के वाटर को अगर आप कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, पाइपलाइन में, या फिर मतलब कि थर्मल पावर प्लांट में अगर इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के वाटर का वेपर बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, और फिर स्टीम से आप चाहते हैं कि टरबाइन चलाएं, तो मतलब कि बॉयलर में आप इसको रखेंगे इस तरह के हार्ड वाटर को, तो इस तरह के बॉयलर में भी एक तरह से एक पतला लेयर बन जाता है। हार्डनेस का मतलब स्लज का, ये इसकी जो भी गर्म करते हैं तो इसमें स्लज निकलता है, तो उसका लेयर बन जाता है, तो इसके आपका बॉयलर पर इफेक्ट आता है। तो इस तरह के वाटर जो है इसमें इस तरह के आयंस ज़्यादा मौजूद है, उनसे आपके जो भी आप कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं पाइपलाइन में या फिर किसी और जगह पर, तो वो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो और ये पीने में भी मतलब अब ड्रिंकेबल नहीं होता है। तो एक लिमिट तक हम इसको ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लिमिट में आपका ये सही नहीं होता है हार्डनेस। तो ये भी एक तरह से वाटर क्वालिटी पैरामीटर है कि आपका वाटर कितना हार्ड है, तो उसको हम लोग निकालते हैं पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी, वो आप जब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इसका कोर्स पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब उसमें बस मैं इसमें बेसिक बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर हैं और इसका मतलब क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है पीएच। पीएच के बारे में आपको पता होगा कि पीएच को हम लोग शॉर्ट में पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो एक्चुअली जो पीएच में मतलब वाटर में जो अगर देखें H2O जो होता है, H2O, तो वो आपका H+ और OH- आयन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो H+ है, OH है, जो कि आपका एसिडिटी और बेसिसिटी को शो करता है, तो दोनों मिलकर आपका न्यूट्रल ही होता है। लेकिन किसी वजह से अगर कि वाटर में किसी केमिकल्स की वजह से, किसी भी मतलब सॉलिड की वजह से OH- की जब अमाउंट बढ़ता आ जाता है या फिर H+ की अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि वाटर की जो है एसिडिटी बढ़ सकती है या फिर बेसिसिटी बढ़ सकती है। ठीक है। तो अगर H+ आयन की जो क्वांटिटी बढ़ेगी तो बोलेंगे कि उसकी जो एसिडिटी बढ़ रही है। तो इस तरह से हम लोग ये चेक करते हैं कि वाटर का जो है पीएच लेवल क्या है, क्या वो न्यूट्रल है, वो या एसिडिक है या फिर बेसिक है या एल्कलाइन। बेसिक या एल्कलाइन दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है। तो आपका जो वाटर अगर बेसिक होगा तो उसमें जो है वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अगर एसिडिक होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसकी वजह से जो है पीएच लेवल एक रेंज में रहने की ज़रूरत है, वो भी न्यूट्रल रहे तो सबसे बेस्ट होता है। तो ये भी एक पैरामीटर है जो कि हम लोग चेक कर सकते हैं वाटर की, कि हम लोग का वाटर कितना पोल्यूटेड है। नेक्स्ट है आपका टर्बिडिटी।
टर्बिडिटी जो है ये आपका जब हम लोग मेजर करते हैं कि वाटर में कितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब कि वो जो तैर रहे हैं उसमें, तो ये एल्गी हो सकती है, सेडिमेंट से मतलब डस्ट हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, जो कि एक तरह से वाटर में क्लाउड बना रहा है, मतलब कि लाइट को पास नहीं होने दे रहा है, लाइट को डिफ्यूज कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्बिडिटी, मतलब कितना वाटर क्या गंदा है, कितना आपको उसके पार नहीं देख पाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्बिडिटी लो है, यहाँ पे हाई टर्बिडिटी है, मतलब कि उसमें जो सॉलिड की अमाउंट है, सॉलिड का अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है इस तरह से। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आती है तो आपका जो है वाटर में सनलाइट प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, तो उसके जो वाटर के बेड पर, मतलब वाटर बॉडी के जो बेड पर है, जो भी एनिमल्स हैं वहाँ पे अगर कोई प्लांट है तो प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से भी बहुत जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और ऐसा पानी पीने के लायक भी नहीं होता है। तो इसके लिए टर्बिडिटी भी एक तरह से पैरामीटर है कि आपका लाइट कितना ज़्यादा पास कर पा रहा है आपका, उसको चेक करके हम निकालते हैं कि टर्बिडिटी कितनी है किसी भी वाटर की। तो एक तरह से ये भी पैरामीटर है। नेक्स्ट पैरामीटर है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन या फिर नाइट्रेट उसको बोलते हैं। तो नाइट्रोजन जो है न्यूट्रिएंट होता है, मतलब कि जो भी वाटर में जो भी मतलब हम लोग वेस्ट फेंकते हैं, वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर फेंकते हैं, या फिर किस तरह के हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड से किस तरह का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे, वो बह के आकर किसी रिवर में आता है, तो इसकी वजह से जो है वहाँ उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो रिलीज हो जाता है, नाइट्रेट रिलीज होता है, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है, फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब अगर आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस कम हुआ तो इस तरह से अगर किसी भी वाटर में नाइट्रोजन का अमाउंट हाई है तो इसका मतलब कि वहाँ पे वो पोल्यूटेंट है, मतलब वो वाटर पोल्यूटेड है। और इसकी वजह से जो होता ये है कि नाइट्रोजन का अगर अमाउंट ज़्यादा है किसी भी वाटर में, तो वहाँ में जो है एक्वेटिक मतलब प्लांट्स होते हैं या एल्गी होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। क्योंकि उनके लिए नाइट्रोजन एक क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ज़्यादा इतना ग्रो कर जाते हैं कि आप देखा होगा कि कुछ तालाबों या कुछ लेक्स में इस तरह के मतलब ग्रीन कलर के ये एल्गी पूरी तरह से फैल जाते हैं, और जिसकी वजह से जो अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये भी एक तरह से पोल्यूटेंट ही है। अब बात करते हैं टोटल कॉलीफॉर्म की। तो कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत सारे मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि मतलब ह्यूमंस हुए या फिर किस तरह के एनिमल्स हुए, वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनके मतलब पेट में पाए जाते हैं ये। तो ये जो है बैक्टीरियाज हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, मतलब फेकल के रूप में या बोल सकते हैं, या फिर मल के रूप में ये ह्यूमन बॉडी से निकलते हैं। तो ये जो निकलते हैं तो किसी भी वाटर में इसका प्रेजेंस है, इसका मतलब है कि वो वाटर पोल्यूटेड है। तो इसको हम लोग कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बोलते हैं। उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मतलब ई कोलाई, बी कोलाई, इस तरह के 9 टाइप्स होते हैं। तो इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है वो चेक करके भी हम लोग निकालते हैं कि हमारा जो वाटर कितना पोल्यूटेड है, उसमें किस तरह के मतलब वेस्ट मैटर है या नहीं, किस तरह के फेकल मैटर है या नहीं, तो वो चेक करने का ये तरीका है। तो ये अगर किसी भी वाटर में प्रेजेंट है इसका मतलब कि वो पोल्यूटेड है और वो पीने लायक नहीं है। तो ये एक तरह का मतलब वाटर क्वालिटी को चेक करने का पैरामीटर है, आपका कॉलीफॉर्म कितने हैं वाटर में। ठीक है, तो इसकी भी सब जो भी आपके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनकी अपनी लिमिट है। जैसे कि कलर कैसा होना चाहिए वाटर का, कलर का चेक करने के लिए भी मतलब पैरामीटर होते हैं जिसको बोलते हैं NTU या JTU बोलते हैं, वो आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो जैक्सन टर्बिडिटी मतलब मीटर होता है इस तरह का। तो इससे हम लोग चेक करते हैं कलर कैसी है, वाटर टर्बिडिटी कितनी है, pH कितनी होनी चाहिए। तो सबकी एक रेंज है, टोटल हार्डनेस 300, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मतलब इंडियन नेशनल के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये प्रोवाइड की गई कि इतनी ये सारी चीज़ इतनी होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटी आपकी मैच करती है तो आपकी वाटर जो है पीने लायक है। तो बेसिकली हम लोग कुछ ही पैरामीटर को चेक करते हैं, बाकी डिटेल में इतना चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे वाटर क्वालिटी पैरामीटर को चेक करना है, अगर वो क्वालिटी पैरामीटर आपके रेंज में है इसका मतलब कि वाटर पीने लायक है। तो बेसिकली जो हमारे सरफेस मतलब हम लोग को यूज करने के जो भी वाटर हमारे पास अवेलेबल होता है वो होता है सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है। सरफेस वाटर मतलब कि लेक्स में है, तालाबों में है, आपके रिवर्स में है,
ग्राउंड वाटर मतलब कि जो कि रेन वाटर जो सॉयल के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करके वाटर के अंदर जाके जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो इन सब वाटर में जो आसपास रहने वाला जो भी सॉयल है, उससे कुछ ना कुछ आपके सॉल्ट्स या फिर कुछ सॉलिड डिजॉल्व हो जाते हैं। तो उसको हम लोग को क्लीन करना पड़ता है ताकि हम लोग उसको इस्तेमाल कर सके अपने पीने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए। तो ठीक है, बेसिकली हम लोग को वाटर ट्रीटमेंट करना है तो हम लोग को ये जानना पड़ता है बेसिकली कि वाटर जो हम लोग ले रहे हैं कहीं किसी भी सोर्स से, तो वो कितना उसमें पोल्यूटेंट मौजूद है। तो हम लोग को उसके लिए मतलब किस पर्पज़ के इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली जो हमारा जो भी म्यूनसिपैलिटी होती है, जो बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार में जितने भी डिफरेंट म्यूनसिपल हैं जो कि वो वाटर सप्लाई करते हैं पाइप्स के थ्रू, तो वो जनरली आपके ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंड वाटर में जिस तरह की ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते हैं, उसमें ज़्यादा किसी तरह के पोल्यूटेंट होते नहीं हैं। अगर पोल्यूटेंट होते हैं तो आपका मतलब कि सरफेस लेवल के वाटर में होते हैं। मतलब कि अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड से मतलब थोड़े नीचे पे आपको बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट वाटर मिल सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा नीचे जाएंगे, ज़्यादा डेप्थ से वाटर निकालेंगे तो उसमें पोल्यूटेंट का अमाउंट कम हो सकता है। तो उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप रिवर से पानी ले रहे हैं या फिर किसी तालाब से ले रहे हैं, किसी लेक से पानी ले रहे हैं, तो उनको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो ड्रिंकेबल हो सके, आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो बेसिकली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, वो करने से पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि आपकी वाटर की क्वालिटी क्या है और किस किस तरह के आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक जो है जो ट्रीटमेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसमें कुछ स्टेप्स को आपको स्किप किया जा सकता है। मतलब कुछ आप किसी सोर्स से पानी ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं और उसमें कुछ क्वालिटी अच्छी है, तो जो कुछ बेसिक स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन जो टोटल स्टेप्स है वो डिस्कस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपका ग्रिट रिमूवल। तो अगर रिवर से पानी ले रहे हैं तो उसमें कुछ तरह के डेबरीज या फिर किसी तरह के प्लांट, कुछ तरह के फ्लोटिंग सॉलिड हो सकते हैं, तो उनको अलग करने की जरूरत पड़ती है। तो सरफेस वाटर सोर्सेज से तो इसके लिए एक पूरा स्क्रीनिंग सिस्टम होता है। स्क्रीन करते हैं मतलब आपके बास के थ्रू जो भी आपके लार्ज मैटर जो तैर रहे होंगे वो बाहर रह जाएंगे, बाकी पानी नीचे चला आएगा। और थोड़ी देर के लिए आपको रुका जाता है पानी को, ताकि जो भी हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाए और उसको आगे भेजकर सेटलिंग टैंक से मतलब सॉलिड को आप बाहर निकाल सकते हैं और बाकी पानी को आगे की तरफ भेज सकते हैं। तो इस तरह से ग्रिट रिमूवल हो गया। अब बात करते हैं कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन की। तो जो भी कुछ पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं वाटर में, तो वो जल्दी जो स्मॉल पार्टिकल होता है वो जल्दी बैठते नहीं हैं, वो मतलब वो सेटल नहीं होते। तो अगर वो पार्टिकल्स एक जगह जमा हो जाए तो ये ऐसा हो सकता है कि वो जाकर बैठ जाए। तो इसके लिए करना पड़ता है कोगुलेशन, मतलब कि कुछ मिक्सिंग करना पड़ता है एक्स्ट्रा कुछ केमिकल्स। तो कोगुलेशन में मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो मटेरियल है वो होता है एलम या फिर फिटकरी बोलते हैं। ये एलम या फिर इस तरह के कुछ केमिकल्स हम लोग मिक्स करते हैं, तो ये जाके अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स को और एक तरह से को मतलब कि स्मॉल पार्टिकल को लार्ज साइज में बना देते हैं। और जब उसको मिक्स किया जाता है अच्छे से, तो मिक्स किया जाता है मतलब फ्लोकुलेट किया जाता है, तो ये जाके एक बड़ा पार्टिकल बन जाते हैं और बड़ा पार्टिकल होने की वजह से वो नीचे आराम से बैठ जाते हैं। तो कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन मतलब स्टेप वाइज किया जाता है ये प्रोसेस, जिसकी वजह से ये जो है स्मॉल साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सेडिमेंटेशन की। तो बेसिकली जो है वाटर के जो फ्लोकुलेट्स बन जाते हैं वो अगर पूरी तरह से अगर बैठ जाते हैं तो ठीक है, मतलब अपने स्लो मतलब फास्ट से। लेकिन कुछ पार्टिकल्स को बैठने में टाइम लगता है, तो उनको सेडिमेंटेशन बेसिन में ले आया जाता है और उसको धीरे धीरे पास करवाया जाता है, जिसकी जो वजह से जो भी हेवी फ्लॉक पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे जाकर नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसको जो पार्टिकल्स है उसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि कुछ पार्टिकल्स अभी भी रह गए हैं, कुछ अभी भी फाइन पार्टिकल्स रह गए हैं वाटर में, उसको अलग करना है। उसको फिल्टरिंग करने के लिए हम लोग भी सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। सैंड फिल्टर में क्या होता क्या है, आपने बहुत बेसिक में बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में कि फाइन सैंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसमें बड़े साइज के एग्रीगेट का रखते हैं, फिर इस तरह से बड़े बड़े साइज के एग्रीगेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ।
मतलब टॉप में आपका स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और नीचे मतलब लार्जर पार्टिकल होते हैं। इसका एक लेयर का बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर से वाटर को हम लोग भेजते हैं। तो वाटर भेजते हैं तो ये वाटर धीरे धीरे फिल्टर होकर नीचे से चला आता है। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब बात है कि जब सब तरह के पार्टिकल्स आपके के अलग हो चुके हैं, क्लीन हो चुका है वाटर पूरी तरह से, तो अब होता है कि उसमें अगर किसी तरह के बैक्टीरिया अवेलेबल है और बैक्टीरिया की वजह से डिजीज कॉज हो सकता है, तो उनको किल करने के लिए उसमें क्लोरिनेशन किया जाता है या फिर डिसइंफेक्शन किया जाता है। तो डिसइंफेक्शन के बहुत सारे प्रोसेस हैं, मतलब ओजोन से भी, ओजोन गैस से भी मतलब डिसइंफेक्शन करते हैं, या फिर क्लोरीन गैस जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने की जाने वाली मतलब ये मेथड है जिसका इस्तेमाल करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब कि जो भी बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोसेस है क्लोरीनेशन। या फिर इसमें इसके अलावा ओजोन से भी किया जा सकता है, क्लोरामाइन भी है एक तरह का। इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन आपका क्लोरीन वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। नेक्स्ट है, बात करते हैं कि जो अब सेडिमेंटेशन टैंक से निकलता है, जो पार्टिकल्स निकले या किसी और अलग अलग टैंक से पार्टिकल्स निकलते हैं, उन सारे पार्टिकल्स को जमा कर दिया जाता है। जमा करने के बाद जो भी है उसको सुखाया जाता है कि जो भी मतलब हेवी पार्टिकल्स बचे हैं उसमें थोड़ा सा पानी है वो अलग हो जाए। तो मतलब वो पानी अपने आप धूप से, गर्मी से वो वेपराइज हो जाते हैं और जो बचता है नीचे सॉलिड पार्टिकल उसको अलग कर लिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लज ड्राइंग। ये आपका प्रोसेस है ताकि वो जो भी हेवी वाटर था, जो भी सॉलिड था, उसको कहीं ना कहीं आप लैंड फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट है फ्लोरिडेशन। ठीक है, तो फ्लोरिडेशन में होता ये है कि वाटर है, वाटर में जो है फ्लोराइड का जो क्वांटिटी है वो एक लिमिट के अंदर रहना चाहिए। अगर 0.5 के से नीचे है या ppm से नीचे है फ्लोराइड आपके वाटर में, तो भी आपके जो टीथ है उसको कमज़ोर कर देता है। मतलब वो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका टीथ को कमज़ोर कर देगा। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में आपका वो फ्लोराइड है वाटर में, 1.5 mm से ज़्यादा है आपका, ppm से ज़्यादा है आपका फ्लोराइड पानी में, तो ये भी आपको मतलब टीथ को में बिटलनेस आने लगती है, दांतों में बिटलनेस आने लगती है। तो ये भी आपका सही नहीं है। तो जो फ्लोराइड है वाटर में एक रेंज में होना चाहिए। तो ये रेंज में चेक करने के लिए वो हम लोग उसमें अगर कम है जो एक्स्ट्रा मिलाया जाता है, अगर एक्स्ट्रा है तो उसको कम किया जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरिडेशन, जिसमें कि हम लोग वाटर में फ्लोराइड का जो है कंटेंट हम लोग बढ़ाते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि वाटर को आप प्योरीफाई करके लेके आए हैं, क्लीन करके लेके आए हैं, लेकिन डिजॉल्व होने की वजह से कुछ मतलब सॉलिड डिजॉल्व होने की वजह से उसका pH हायर या लोअर है, तो उसके केस में हम लोग उसको स्टेबलाइज करने के लिए अगर वो एसिडिक है तो बेसिक मटेरियल में आते हैं, या कोई बेसिक है तो एसिडिक मटेरियल में आते हैं। मतलब उसके लिए हम लोग लाइम या सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बेसिक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है pH करेक्शन करने के लिए, ताकि जो वाटर है वो ड्रिंकेबल हो सके, वो आपको सप्लाई कर सकें। यहाँ तक आपका ये वाटर का ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग डिस्कस किया जाए इसका पूरा प्रोसेस को, तो यहाँ से हम लोग लेग से लेते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब आपको जस्ट स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद पंप करके भेजा जाता है आगे की तरफ, फिर कोगुलेशन किया जाता है, फ्लोकुलेशन किया जाता है, यहाँ पर अच्छे से मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद जो फ्लोकुलेट है, मतलब कि हेवी पार्टिकल्स है, उनको सेडिमेंटेशन टैंक में उस सेडिमेंट्स को बैठाया जाता है, मतलब कि सरल किया जाता है और उसको अलग निकाल लिया जाता है। फिर क्लीन वाटर को सैंड फिल्टर करने ले जाने के बाद ले जाते हैं। उसके बाद क्लीन वाटर को मतलब क्लोरिनेशन करते हैं, फ्लोरिडेशन करते हैं, फिर जाके इसको टैंक में इसको स्टोर करते हैं, फिर उसको पंप करके किसी आपके वाटर स्टोरेज में डाल के वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बेसिक प्रोसेस है वाटर ट्रीटमेंट का। अगर हम लोग लेक से या फिर रिवर से पानी ले रहे हैं तो ग्राउंड वाटर से ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर में ज़्यादा नहीं है कुछ तरह के पोल्यूटेंट, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात कर लेते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। तो घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है, तो घरों से वेस्ट वाटर का जो सोर्स कहाँ है वो डिसाइड करना जरूरी है। मतलब कि ये किचन से, बाथरूम से, या फिर आपके वाटर क्लोजेट यानी लैटरिन से भी जो वेस्ट वाटर निकलते हैं उनको ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। या फिर अगर बात की जाए इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री से भी आपके बहुत सारे केमिकल्स से मिक्स किए हुए वाटर निकलते हैं,
तो अगर उस वाटर को डायरेक्टली आप रिवर में, लेक में अगर डंप कर देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा इशू, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है हमारा वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का, ताकि जो है जो भी ह्यूमंस के थ्रू या फिर इंडस्ट्री के थ्रू जो भी वेस्ट वाटर निकलते हैं उसको डिस्पोज करने से पहले उसको जो भी इसमें डेंजर है, जो भी अनएक्सेप्टेबल मतलब पॉल्यूटेंट है उसको क्लियर किया जा सके, क्लीन किया जा सके। ठीक है, irrigation with wastewater with both disposal and utilization and indeed is a effective for wastewater disposal. However, some degree of treatment must normally to be provided to raw municipal wastewater before it can be used for agriculture or landscape irrigation for aquaculture. तो जो भी वेस्ट वाटर निकलते हैं आपके होम से, डोमेस्टिक से, तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो भी होते हैं उसमें आपके मैक्सिमम में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है आपके इरिगेशन के लिए बेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो केमिकल को या फिर किस तरह के कुछ बेसिक ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो पूरी तरह से आपके इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होने लायक हो जाए। ठीक है, तो जो भी है क्वालिटी जो भी वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने के बाद जो है वो डिपेंड करता है कि वो आपके मतलब एग्रीकल्चरल सिस्टम पे या फिर आपके जो लैंड एरिया पे क्या इफेक्ट डालता है उस पर डिपेंड करता है। तो इसको भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर ट्रीटमेंट करने के बाद वाटर की क्वालिटी क्या रह जाती है। इन केस ऑफ इरिगेशन जो है रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ इफ्लुएंट जो भी वेस्ट निकलता है, वाटर निकलता है, वो डिपेंड करता है कि आपका क्रॉप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका सॉइल कंडीशन कैसा है और जो है इफ्लुएंट निकलने का प्रोसेस कैसा है। मतलब कि जो है सॉइल में भी आपका जो नेचर एसिडिक बेसिक हो सकता है, तो अगर आपको वैसा ही आपका वेस्ट वाटर भी है तो उसकी क्वालिटी और डिग्रेड कर सकती है। इसलिए हम लोग ध्यान देना पड़ेगा कि सॉइल का कंडीशन कैसा है। उसके अलावा जो है क्रॉप जो है उसका रिस्ट्रिक्शन भी होता है कि आपको किस तरह का क्रॉप्स है, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप ऐसे होते हैं कि जो वेस्ट वाटर से जो भी केमिकल्स है उसको सक कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो कि आपके फूड चेन में आपका एंटर कर सकता है। इसलिए उसको ध्यान में देख के ही हम लोग को मतलब वेस्ट वाटर का यूटिलाइज करना चाहिए आपका इरिगेशन में। लेकिन अगर बात करें कि अगर ये वाटर जो हम लोग एक्वाकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। एक्वाकल्चर मतलब कि वाटर में अगर किसी तरह का आप एनिमल्स को पालने का काम कर रहे हैं, कोई मतलब मछली पालन कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वेस्ट वाटर है, पता नहीं उसमें आपको कितना इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। कि अगर आपका डोमेस्टिक से निकला हुआ है तो भी कुछ फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर कुछ आप इंडस्ट्री से निकला है तो ये आपके लिए सिमिलर आपका अप्रोच आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसे ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये इसमें एक वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए आपको बहुत रिग्रेसिव प्रोसेस में पास करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट होते हैं। नॉर्मल जो पहले आप ट्रीटमेंट करते थे, मतलब वाटर ट्रीटमेंट करते हैं ग्राउंड सोर्स का या आपका सरफेस सोर्स का, तो उसमें पोल्यूटेंट कम होता है। लेकिन अगर आप वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना हो तो उसमें बहुत सारे मतलब पोल्यूटेंट होते हैं, तो उसको लिए पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस की बात कर लीजिए तो वो है आपका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में होता ये है कि जो भी कोर्स सॉलिड हैं, जो भी लार्ज मटेरियल है, उसको रिमूव करने का काम करते हैं। मतलब कि जो भी बेसिकली आपने जो पढ़ा था उसमें स्क्रीनिंग में करते हैं, ग्रेट रिमूवल करते हैं, वो प्रोसेस आपका आता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में। मतलब कि जो कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स में ये कोर्स या बड़े साइज के पार्टिकल्स है, उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और तो बेसिक सेडिमेंटेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता ये है कि जो वाटर है उसमें क्या क्या पोल्यूटेंट हो सकते हैं। पोल्यूटेंट होंगे या फिर ऑर्गेनिक मैटर होगा या फिर इनऑर्गेनिक मैटर होगा। तो ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उसमें जो है धीरे धीरे डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करने के बाद वो उसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। तो ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एयर कंप्रेसर से हम लोग एयर को डिफ्यूज करते हैं वाटर में, ताकि उसमें एयर डिजॉल्व ऑक्सीजन वो बढ़ जाए। डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उसमें जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होकर वो उसमें धीरे धीरे उसका जो है डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में लगभग 25 से 50% जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल किया जाता है। मतलब कि जितना रिक्वायरमेंट है उसको डिकम्पोज करने के लिए उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा है 50 to 70% जो है सस्पेंडेड सॉलिड को इसमें रिमूव कर लिया जाता है, और 65% जो है ऑयल ग्रीस इस तरह का जो मटेरियल है
उसमें उसको रिमूव किया जाता है। तो इसलिए इसमें इस तरह के एरेशन किया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में जाकर उसका जो है सेडिमेंटेशन किया जाता है, जो जिसकी वजह से होता है सेटलिंग होता है लार्ज पार्टिकल का, उसको रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता ये है कि हम लोग को जो भी अब पार्टिकल्स के रूप में जो कुछ डिजॉल्व्ड है, कुछ कोलाइडल है, कुछ आपका सस्पेंडेड है। डिजॉल्व है मतलब कि पूरी तरह से घुला हुआ है, कोलाइडल है मतलब उसमें जस्ट उसमें फ्लोट कर रहा है, स्विम कर रहा है, और सस्पेंडेड मतलब पार्टिकल मतलब कि थोड़ा देर बाद वो बैठ सकता है। तो इस तरह के पार्टिकल्स को रिड्यूस करने का प्रोसेस करते हैं हम लोग इसमें। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर है तो वो भी डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो ये सारे प्रोसेस में जो बेसिक जो फेमस प्रोसेस है वो है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर या बायोफिल्टर बोलते हैं, ऑक्सीजन डिचेज, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स। तो इसमें होता ये है कि जो इसमें जो मतलब बैक्टीरिया पहले से प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें, ताकि जो भी वाटर में जो भी सॉलिड है उसको डिकम्पोज कर सके आपका CO2 NH3 या फिर H2O में। और उसके बाद है इसमें जो है डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। मतलब बेसिक यही होता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर में जो पार्टिकल्स है उसमें जो है बैक्टीरिया का कांटेक्ट हो, और ज़्यादा उसको उसमें रिमूव करने के लिए उसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो हायर या फास्टर हो सके। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है लास्ट है टर्सरी ट्रीटमेंट या फिर एडवांस ट्रीटमेंट। ये रेयरली केस में किया जाता है, वो मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल जो है वेस्ट वाटर आते हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जैसे उसमें रिमूव करना पड़ता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गए, कुछ एडिशनल सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, कुछ आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, कुछ हैवी मेटल हो सकते हैं। तो इस तरह का आपके जो कुछ हाईली पोल्यूटेड वाटर हैं जो कि इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, तो उनके लिए टर्सरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वो क्लियर नहीं हुए हैं। तो इसका इस्तेमाल करके उनको ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। उसके बाद है डिसइंफेक्शन के बारे में पता है आपको कि डिसइंफेक्शन में हम लोग को जो बैक्टीरिया है उसको किल करने की प्रोसेस करते हैं हम लोग। तो बेसिक जो प्रोसेस है क्लोरिनेशन ही है, उसके अलावा ओजोन या फिर अल्ट्रावायलेट रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इफ्लुएंट स्टोरेज। तो जो भी आपका वाटर क्लीन होकर बाहर निकला, मतलब कुछ अभी भी कुछ बाकी हो सकते हैं उसमें, कुछ पार्टिकल्स या फिर किस तरह के इम्प्योरिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है। इसका पर्पस ये होता है ताकि आपका जो वाटर अगर आगे रिलीज कर रहे हैं इरिगेशन करने के लिए, उसका डिमांड है या नहीं, या फिर हो सकता है कि बाद में अगर डिमांड बढ़ने वाला हो, बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़े, तो उसके लिए अभी रोक के रखने के लिए कुछ ना कुछ स्टोरेज करने की जरूरत पड़ेगी आपको, उसके लिए स्टोरेज करते हैं। या फिर आपका जो है इरिगेशन है उसमें भी आप चाहते हैं कि धीरे धीरे जो भी अभी भी कुछ बचा हुआ हो पार्टिकल्स जो भी डिकम्पोज होना बाकी है वो फास्ट रेट से डिकम्पोज हो जाए। उसके बाद जो है वाटर को भेज दिया जाता है। वाटर में जो भी स्लज निकलते हैं, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू या फिर किसी और प्रोसेस के थ्रू, उसको एक जगह रखा जाता है, उसको थिक किया जाता है। थिक मतलब कि उसको वाटर को इवेपोरेट होने दिया जाता है। इसके बाद थिक होने के बाद धीरे धीरे जब सॉलिड बन जाता है तो उसको आपको कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए लैंड फीडिंग या फिर डिफरेंट पर्पज के लिए। तो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो एक्चुअली जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं वो ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा पोल्यूटेड हो रहे हैं, तो उसको पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपके किसी टाउन सिटी से वेस्ट वाटर रिलीज हो रहे हैं, किसी इंडस्ट्री से रिलीज हो रहे हैं, तो उसके पहले वो वाटर में इंटर होने से, वाटर बॉडी में इंटर करने से पहले उसको वो बेसिकली ट्रीटमेंट कर लिया जाए, ताकि जो है नेचुरल वाटर रिसोर्स जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड ना हो और वो सबके लिए वाटर सेफ रहे। ठीक है, तो अगर डिस्कस किया जाए कि बेसिक क्या वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस क्या है, तो बेसिकली हम लोग ये करते ये हैं कि जो भी आपका वेस्ट वाटर आता है उसको हम लोग बाद से स्क्रीनिंग करते हैं, ग्रिड को रिमूव करते हैं, और ग्रिड रिमूव करने के बाद जो भी पार्टिकल्स निकलते हैं उसको हम लोग आगे भेज सकते हैं। प्राइमरी क्लैरिफायर में भी हम लोग कोगुलेशन या फिर किसी और प्रोसेस से, डिफरेंट प्रोसेस से हम लोग सेडिमेंटेशन करके सॉलिड पार्टिकल्स निकाल के आगे भेज सकते हैं। उसके बाद एरेशन करना पड़ता है। एरेशन करने के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपका जो है ट्रिकलिंग फिल्टर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है उसमें बैक्टीरिया से डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद जो भी सॉलिड निकलते हैं वो भी आगे भेज दिया जाता है। लास्ट में क्लोरिनेशन करने के बाद उसको टैंक में स्टोर करके धीरे धीरे रिलीज किया जाता है। तो जो
बाहर से जो प्योर वाटर मतलब कि क्लीन वाटर आ रहा है उसके साथ मिक्स किया जाता है। तो ऐसे मिक्स किया करना चाहिए कि ताकि वो मतलब धीरे धीरे आपका वो आगे चल के वो डाइल्यूट हो जाए, और डाइल्यूट होने के बाद उसका जो क्वालिटी है फिर से नॉर्मल हो जाए, और जो भी वेस्ट पार्टिकल्स है, स्लजेज है, उसको बाहर आपको निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये पूरा प्रोसेस है वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस का डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए। वाटर रिसोर्स को हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं, कैनल्स के थ्रू, डैम्स के थ्रू, और उससे क्या बेनिफिट है।